ग्रुप में काफी एक्टिव थे, मैंने देखा। मैं एक्चुअली ग्रुप में मैसेज लिखना ही भूल गया। कोई नहीं, फिर लिख देंगे। न्यू ईयर तो आ ही चुका है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। कल मैं मैसेज लिखना भूल गया था। लिखा कि आप लोग तो एक्टिव थे ही। चलो बढ़िया है। होप 2021 बढ़िया है। चलो तो, है ना, क्योंकि आपके टाइम में ना सब चीज सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे इस साल भी डिस्टर्बेंस है, वही आपका जो पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन मई में होने वाला है। जब तक आप बोर्ड दोगे, है ना, जैसे आपके लिए बढ़िया था, 10th भी एग्जाम सही टाइम में होंगे और 12th भी एकदम ऑलराइट उसी टाइम पे होगा, जैसे आपका मार्च अप्रैल जब भी होता है ना। इस साल तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना, है ना। चलो कोई नहीं, हमारे 12th का सेशन जल्दी शुरू होगा या वो भी लेट होगा? अब देखते हैं। मेरे ख्याल से देखो, स्कूल वाले को मतलब नहीं होता 12th बोर्ड कब होगा, दे विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। वो 12th से स्टार्ट कर देंगे। आपका 12th का सेशन पेस में तो टाइम पे शुरू, पेस में तो एग्जैक्टली जो अप्रैल में होता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल शायद होता है 12th सेशन। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट फर्स्ट में है ना। स्कूल हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो 12th स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट। वो पेस में तो स्टार्ट हो जाएगा एज यूजुअल। जो आपके स्कूल्स का है वो डिफरेंट टू डिफरेंट स्कूल में वैरी करता है। मैं कई तो स्कूल में जाता हूँ, डीपीएस गाजियाबाद, तो फरवरी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो स्कूल टू स्कूल वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आपका 12th बोर्ड साइड एग्जैक्टली टाइम पे होता है आपका, सब उसी शेड्यूल में होगा जैसा होना चाहिए। ओके, तब तक सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, है ना। चलो, आज जो आपको पढ़ना है, we'll have to start the, हमने ख्याल से फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था हमने, एंड वी हैव कवर्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स में एक दो क्लास हम कर चुके हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स से अभी कंटिन्यू होगा आज और कल। आज और कल में फ्लूइड स्टैटिक्स विल बी फिनिश, देन विल गो टू द फ्लूइड डायनामिक्स। उसके बाद फिर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, है ना। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में स्ट्रिक्टली आता है। वैसे तो ये सब चीजें भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ही है, लेकिन स्ट्रिक्टली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है वो सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी है, राइट। तो चलो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है ना, दैट इज द फ्लूइड सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है। क्या जो टॉपिक है आपका, दैट इज ऑफ फ्लूइड सब्जेक्टेड टू, राइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। कि भाई कोई भी अगर फ्लूइड का टैंक है, उसको अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो क्या है ना। इसी टॉपिक को हम नाम देते हैं फ्लूइड सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें थोड़ा सा बहुत आपको नॉलेज होती है कि एक्चुअली हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ये आपका कोई सपोज टैंक है ना, और इस टैंक में लिक्विड फिल्ड है। अगर इसको एक्सेलरेट नहीं करें तब तो लिक्विड का लेवल और ज्यादा होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे टैंक को किसी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से आप क्या कर रहे हो, इसलिए आपका एक्सेलरेट, है ना। तो जैसे हम ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे ना, ये जो इसमें लिक्विड फिल्ड होगा, इसमें एक सूडो फोर्स है, और इस सूडो फोर्स की वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा। करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या सूडो फोर्स की वजह से जो फ्री सरफेस होगा वो किसी एंगल पे आ जाएगा। हाँ, कि फ्री सरफेस वैसे तो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन अब ये एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, किसी एंगल। तो इस केस में आपको ये निकालना होता है कुछ चीजें, कि अगर ये इस तरह से किसी एंगल पे आ गया, तो पहली बात तो आपको ये निकालना होता है कि एंगल थीटा कितना होगा, भाई कितना थीटा एंगल से इंक्लाइन हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको ये निकालना होता है कि अब अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ का प्रेशर कोई P1 है और इस जगह का प्रेशर P2 है, तो P1 P2 सेम नहीं हो, क्योंकि आपको पता है P1 के ऊपर तो लिक्विड कम है, तो उसका प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे लिक्विड की रेट बढ़ती जाएगी, है ना। तो सेम लेवल पे भी है, अगर एक्सलेट नहीं हो तो सेम लेवल पे लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, कि आपका सेम। तो इसमें P2 की वैल्यू P1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डिफरेंस भी निकालना होता है, भाई P2 एंड P1 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा। अगर ये इसकी 20 की लेंथ अगर हम L ले लें, ये लेंथ कितनी है बेसिकली आपकी L है। तो हम एंगल पे आते हैं कि भाई किस तरह से हम ये एंगल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो चीज आप पाओगे, वी कैन टॉक अबाउट दिस एंगल। तो एंगल भी हम क्या करेंगे, सर इसमें साइड वॉल पे भी डिफरेंट होगा प्रेशर्स?
हाँ, साइड वॉल पे भी डिफरेंट होगा। साइड वॉल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट है ना। तो साइड वॉल पे भी जो भी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं उसमें भी एक सूडो फोर्स प्रेशर की वैल्यू क्या जाएगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस तरह से मैं इस तरह से कंसेप्ट लगाऊंगा, जी इफेक्टिव शुड बी, है ना, परपेंडिकुलर टू फ्लूइड सरफेस। ये मेन कंसेप्ट आ गया कि भाई जो जी इफेक्टिव होगी ये हमेशा फ्लूइड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपको पता है फ्लूइड के टेंजेंट के अलावा तो कभी कोई फोर्स हो नहीं सकता ना, हमेशा फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगी। भाई आपने ये तो कंसेप्ट पढ़ा कि टेंजेंट के अलावा फोर्स पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा फ्लूइड के सरफेस जो होगा उसके फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज है कि जी इफेक्टिव का मतलब नेट फोर्स से तो होता है कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लें तो जी इफेक्टिव नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स हमेशा फ्लूइड के फ्री सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर, है ना। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि कोई भी अगर आप एक एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पे, सपोज आपने यहाँ पे कोई डीएम मास आइडेंटिफाई कर दिया, तो आपको पता है डीएम का एक तो वेट लग जाएगा, है ना, इसको हम बोलेंगे डीएमजी, और एक इसके ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे डीएम इंटू ए, है ना। तो एक तो इसका डीएम फ्लोट कर रहा है। बेटा डीएम कोई फ्लूइड का मैंने एलिमेंट ले लिया है, कुछ चीज अलग से फ्लोट नहीं कर रही है, फ्लूइड के सरफेस पे एक एलिमेंट चूज कर लिया मैंने, फ्लूइड का ही डीएम मास का मैंने फ्लूइड का ही एक एलिमेंट चूज कर लिया, कोई अलग से चीज नहीं करनी है, फ्लूइड ही था उसका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया सरफेस पे, तो इसके ऊपर एक तो इसका वेट लग जाएगा और दूसरा क्या लग जाएगा, सूडो फोर्स लग जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, किन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है इसी को हम बोलते हैं जी इफेक्ट। जी डाउनवर्ड लग रहा है, ये पीछे लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या हो जाएगा, सर, कि आपका जी, तो नेट फोर्स इस तरफ से होगा। और आपको पता है फ्लूइड में जो नेट फोर्स होता है हमेशा फ्लूइड के फ्री सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। जो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन होगी ये हमेशा फ्लूइड सरफेस से कितना एंगल पे होगी, सर, आपकी 90 डिग्री। और अगर ये पता चल गया कि जी इफेक्टिव फ्लूइड के फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एंगल अगर थीटा है ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो जो tan थीटा होगी इसकी जस्ट वैल्यू a बाई जी होगी, है कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डीएम डीएम तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या जाएगा सर आपका a अपॉन जी है। तो पहला फॉर्मूला ये आ गया कि जब भी फ्लूइड को हम एक्सप्लेट करेंगे तो उसका सरफेस एक एंगल पे आ जाएगा, और वो जो एंगल होगा tan थीटा उसी को हम स्लोप बोलेंगे, tan थीटा की वैल्यू a बाई जी होगी, है ना, कि जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन जी। और ये कोई अलग से केस नहीं है, ये सेम केस है ये। भाई इस तरह से अगर कोई व्हीकल है और ये व्हीकल अगर ए से एक्सलेट हो रहा है तो आपको पता है इसमें अगर कोई बॉब है तो उस तरह से किसी इक्विलिब्रियम में एंगल पे जाता है, और इक्विलिब्रियम में ये एंगल जो होता है थीटा 80 तो हम जानते हैं a बाई जी होता है। कि अगर इस एंगल की हम बात करें तो इसका भी एंगल जो होता है कितना होता है, आपका a अपॉन जी, सेम चीज है, क्योंकि इसमें एक टेंशन लग जाएगा, एक आपका सूडो फोर्स लग जाएगा और एक इसका वेट लग जाएगा, है ना। तो इसमें वही चीज है कि जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेंगे तो इस केस में भी थीटा की वैल्यू सेम आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स a अपॉन जी। और हम बोलेंगे जो जी इफेक्टिव है वो स्ट्रिंग के अलोंग है, जो नेट फोर्स जी इफेक्टिव होगा वो स्ट्रिंग के आपका अलोंग, राइट। तो जैसे इसमें जी इफेक्टिव स्ट्रिंग के अलोंग होता है, इसमें जी इफेक्टिव फ्लूइड के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि फ्लूइड के टेंजेंट के अलोंग तो कभी कोई फोर्स नहीं सकता, हमेशा जो नेट फोर्स होगा फ्लूइड के फ्री सरफेस के कैसा हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर। तो पहली चीज हमने सॉल्व कर ली कि इस केस में ये एंगल पे आ जाएगा और उस एंगल की वैल्यू जो होगी tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपकी a अपॉन जी। अब हम आ जाते हैं प्रेशर के ऊपर कि भाई अब आपको पता है कि P1 और P2 सेम नहीं होंगे, तो अगर P1 P2 सेम नहीं होंगे तो आपको ये प्रेशर डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। ये आपने बोला कि जैसे इस तरह से कोई टैंक है ना, कि इस तरह से अगर मैं कोई टैंक ले लूं ऐसे और इसको मैंने एक्सलेट कर दिया, ये किसी एंगल पे आ गया, तो ये एंगल तो आपने निकाल लिया, भाई जी इफेक्टिव हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे निकालना है कि अगर ये एक्सलेट हो रहा है और यहाँ का प्रेशर अगर बॉटम का P1 है और ये प्रेशर अगर P2 है और ये लेंथ अगर L है, तो आपको पता है कि P2 के ऊपर तो ज्यादा लिक्विड है ना,
तो P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा होगी। P2 की वैल्यू P1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। कि जैसे हम एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी ये मुझे निकालना है। तो एकदम सिंपल हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इस तरह से निकालूं तो आप देखो ये वाला हाइट हो जाएगा H1 आपने ले लिया, और यहाँ पे जो लिक्विड का हाइट है वो आपने कितना ले लिया, बेसिकली आपका H2 है। लिक्विड के दो हाइट आपने ले लिए, H1 एंड H2, हाँ। तो अगर मैं यहाँ से सिंपल ध्यान दूं कि प्रेशर P1 की वैल्यू कितनी होगी, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस रो जी इंटू H1। कि भाई जहाँ पे ओपन है वहां का प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, तो P0 प्लस रो जी H1 हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे प्रेशर लेंगे P2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी P0 प्लस रो जी इंटू H2, है ना। यहाँ का प्रेशर तो P0 होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, P0 प्लस रो जी इंटू H2 हो जाएगा। तो जब मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा P2 माइनस P1, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी रो जी इंटू H2 माइनस H1। अब ये H2 माइनस H1 उस tan थीटा से हम निकाल सकते हैं। तो आपने ये निकाल लिया कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा tan थीटा, इस tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो a अपॉन जी के इक्वल होगी। और अगर वैसे ज्योमेट्रिकली देखें ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है ये जो हाइट हो जाएगी, है ना, ये वाली H2 माइनस H1 हो जाएगी। ये वाली जो हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी H2 माइनस H1। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर बाय बेस से आपको ये आ जाएगा, दैट इज द H2 माइनस H1 बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं H2 माइनस H1 की वैल्यू निकालूं, है ना, तो H2 माइनस H1 की वैल्यू जो आ गई वो AL अपॉन जी आ गई। सर आप वो वापस बता सकते हो P2 P1 से ग्रेटर क्यों है? बेटा क्योंकि प्रेशर हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिक्विड की हाइट कम है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा हाइट तक तो प्रेशर ज्यादा होगा। लिक्विड की हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है ना, ये आपने पढ़ा था रोजीएच, प्रेशर रोजीएच के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की हाइट कम होगी वहां का प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे पीछे जाएंगे हाइट लिक्विड की बढ़ती गई तो प्रेशर बढ़ता गया, तो P2 की वैल्यू P1 से क्या होगी, ज्यादा। तो आपने क्या किया, एक तो P2 माइनस P1 यहाँ से निकाला और एक आपने tan थीटा से ये चीज निकाली H2 माइनस H1, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। तो जैसे हम पुट करेंगे P2 माइनस P1 की जो वैल्यू आएगी वो रो A इंटू एल आएगी। जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रो A इंटू एल। रो डेंसिटी, A एक्सेलरेशन, और एल हम कितना पीछे गए, एल हम कितना पीछे बेसिकली आपका मूव कर गए, है ना। तो ध्यान रखना यहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया कि जब फ्लूइड कोई एक्सीलरेट होता है ना, जब फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल हो जाएगा तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होता है, बल्कि सेम लेवल पे प्रेशर चेंज होगा। तो जस्ट हम लिखेंगे कि प्रेशर इंक्रीजेस, सबको अगर मैं कंक्लूड करूं तो सिंपल सा मैं बोलूंगा प्रेशर इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस in opposite direction of acceleration, opposite direction of acceleration, opposite direction of acceleration. Pressure increases in opposite direction of acceleration by rho ax, by rho ax in accelerated time, in accelerated time, है ना। कि कोई भी टैंक अगर एक्सलेट होगा तो अगर वो ए से राइटवर्ड जा रहा है तो इसके ए के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, रो ए एक्स अमाउंट, है ना। एल तो पूरा लेंथ है, मान लो आपको यहाँ का प्रेशर निकालना है तो ये कोई डिस्टेंस पीछे आपने एक्स ले लिया, है ना। कि जैसे जैसे हम पीछे एक्स बढ़ता जाएगा प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी एल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लिखा है प्रेशर इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बाय रो ए एक्स इन एक्सेलरेटेड टाइम, है ना। तो ध्यान दो कि जब कोई टैंक स्टेशनरी होगा तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं होता है, कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज होता है। लेकिन जब कोई टैंक एक्सेलरेट होगा तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी डिफरेंस हो सकती है।
और कितने अमाउंट से डिफरेंट होगी, रो एक्स अमाउंट। एक तो आपका ये फॉर्म है, इसमें इंपॉर्टेंट है रो एक्स, और दूसरा मैंने ये एंगल जो बताया, फिर tan थीटा की वैल्यू होगी अल्टीमेटली किसकी इक्वल हो जाएगी, a अपॉन g, है ना, कि जो इंक्लाइंड होगा वो a अपॉन g के क्या हो जाएगा, कि आपका इक्वल, राइट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। H2 माइनस H1 को L कहाँ लिखा है, H2 माइनस H1 को L में लिखा है ना, कि भाई tan थीटा इक्वल टू a by g है, और परपेंडिकुलर वाला बेस भी तो tan थीटा होता है, तो इससे H2 माइनस H1 जो है वो AL अपॉन g, AL अपॉन g जब पुट करेंगे यहाँ पे तो g कैंसिल हो जाएगा, रो AL हो जाएगा, है ना, g कैंसिल हो जाएगा, रो AL हो जाएगा। g अलग है, a अलग है, ये तो कुछ भी हो सकता है। g इफेक्टिव जो है वो एक्सलेशन है, जब f इफेक्टिव लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगा, है ना। g इफेक्टिव जो है आप mg इफेक्टिव लिख लो यहाँ, तो डीएम में पीछे है, डीएमजी नीचे है, तो इसका जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो एमजी इफेक्टिव हो जाएगा, तो मास हटा देंगे तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा, जी इफेक्टिव का एक्सेलेरेशन। आप जी इफेक्टिव भी लिख सकते हो, आप नेट फोर्स भी लिख सकते हो, इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन एक ही है। आप यहाँ पे एमजी इफेक्टिव लगेंगे, भाई ए और जी का रिजल्टेंट जी इफेक्टिव हो जाएगा, और जब फोर्स लेंगे डीएमजी एंड डीएमए उसका रिजल्टेंट एमजी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। रिजल्ट तो दोनों से सेम ही आएगा क्योंकि एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई भी चीज नहीं। तो कई क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं, है ना। कई क्वेश्चंस में ये दोनों कंसेप्ट क्या होंगे कि आपने एक्सेशन की एवोल्यूशन में कितने अमाउंट से इंक्रीज होता है, रो एक्स, रो डेंसिटी एक्स कितना है ना, अगर दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे तो एक्स वैल्यू कि वही चीज क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी रो ए एल, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आप इसका आंसर देना, है ना, कि भाई जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपने क्या किया एज ए क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पे सपोज कोई इस तरह से ट्यूब, है ना, तो कोई यू शेप की ट्यूब है, इस तरह से आपका यू शेप की कोई ट्यूब है ना, और हम क्या करते हैं, इसका ये वाला लेंथ है और इसमें आपने कोई लिक्विड फिल कर, तो आपको पता है अगर हम इसको रेस्ट पे रखें तो दोनों स्लिम में हाइट ऑफ द लिक्विड सेम होगा, तो दोनों जो उसकी साइड है उसमें हाइट ऑफ लिक्विड की वैल्यू होगी सेम। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को एक्सलेट करता हूँ, तो एक्सलेट करूंगा तो क्या होना चाहिए, जैसे मैं इसको एक्सलेट करूंगा यहां से लेवल डाउन होगा और यहां से लेवल अप होगा, यहाँ से लिक्विड का लेवल डाउन होगा और यहाँ से क्या होगा, वैसे क्या अप होगा, तो यहाँ लेवल सपोज कुछ ऊपर हो गया और यहाँ से कुछ डिप कर गया सेम, हाइट में डिफरेंस, यहाँ पे किस में डिफरेंस आ गया, एक हाइट में डिफरेंस एच, है ना। तो सिंपल आपको ये बताना होता है इसमें कि फाइंड आउट एच, इसमें हाइट का जो डिफरेंस एच होगा वो कितना होगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द एच कितना होगा, तो थोड़ा सा ट्राई करो ऐसे, आंसर बताओ, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है, भाई जो हाइट में डिफरेंस होगा वो कितना होगा दोनों लेवल में, है ना, कि अगर ये एक्सलेट हो जाए तो हाइट का डिफरेंस कितना हो जाएगा ये आपको बताना। हाँ सही बात है, दक्ष सही बोल रहे हैं, आंसर आपका सही है, सबका सही आंसर है ना, आई विल नॉट गो फॉर एनी आंसर्स, है ना, सही आंसर बता रहे हो आप लोग सभी। हाँ वही चीज है, वो तो सरफेस बिकम इंक्लाइंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो, सूडो फोर्स और इनर्शिया का कांसेप्ट सेम होता है।
है ना। सर बोर्ड ये देखा। सही बता रहा हूँ आपका आंसर। सर आंसर एल होगा। नहीं, AL by G सही बता रहे हैं। ये जो हाइट का डिफरेंस जो होगा ना, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। दिस डिफरेंस ऑफ हाइट इज द AL by G, L नहीं होगा, AL upon G होता है। हाइट का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा कि आपका AL upon G, दिस द डिफरेंस ऑफ हाइट। है ना, ये डिफरेंस हो जाएगा AL by G। ये एक्सेलेरेशन, L ये वाली लेंथ, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसे आपको ये समझना है। जो ऐसे तो आप सीधे इस फॉर्मूले से ही कर सकते हो, तो यही तो निकालना है आपने, यही चीज तो है। H2 - H1 आपने निकालना है। भाई एक तरफ अगर हाइट H1 है, दूसरी तरफ H2 है, तो H2 - H1 की वैल्यू कितनी होगी? वही तो डिफरेंस इन हाइट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जैसे कि आपकी L by G आ गई। लेकिन वैसे अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से अटेम्प्ट करूंगा, आप ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर इक्वेशन। हमेशा जो न्यूमेरिकल मैं अटेम्प्ट करता हूँ, आई राइट प्रेशर इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली आपका प्रेशर इक्वेशन। वे प्रेशर इक्वेशन से मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि जहां पे ट्यूब ओपन है, यहाँ का प्रेशर तो P0 होगा, है ना। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, जैसे कि आपका P0 हो जाएगा, है ना। और ये हाइट मैं कुछ H1 ले लूंगा, है ना। ये वाले हाइट में कितने ले लूंगा, वैसे कि आपका H1। यहाँ पे जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी है, जैसे कि आपके H1 है। यहाँ का प्रेशर P0 हो गया। तो जैसे P0 से मैं नीचे जाऊंगा, प्रेशर इक्वेशन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रेशर P0 था। जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कितने से प्रेशर बढ़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ρg H1 से। ये तो कंसेप्ट होता है, जितना नीचे जाते हैं ρg H से प्रेशर बढ़ता है। हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो फिर से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन के अपोजिट में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही प्रेशर अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पीछे जाएंगे तो फिर से प्रेशर बढ़ेगा। कितने से प्रेशर बढ़ेगा, रो ए इंटू एक्स से। और कितना पीछे हम आ गए, एल से पीछे आ गए। तो आप इस इक्वेशन को जानना सीखना। P0 नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, पीछे जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, और फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो माइनस। ऊपर जब जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और कितने से कम हो जाएगा, ρg इंटू H1 प्लस H से, है ना। भाई यहाँ से यहाँ तक तो H1 है, फिर H और बढ़ गया, और यहाँ फिर से ओपन हो गया। यहाँ का प्रेशर तो पहले आपको P0 पता है, यहाँ का प्रेशर P0 पता है, तो अभी P0 आ गया। तो ये जो इक्वेशन होती है इसी को हम बोलते हैं प्रेशर इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज सिंपली नोन एज ए प्रेशर इक्वेशन। यहाँ से P0 तो कैंसिल ही हो गया, और जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी। H की वैल्यू आपकी सेम वही आ जाएगी जो आप पहले बताते थे, रो ए बाई एल आ जाएगा, है ना। ये दोनों के हाइट का क्या हो जाएगा, जैसे आपका डिफरेंस, है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये इसकी हाइट का क्या होगा, हाइट पे थे। हम्म, शुरुआत में दोनों ट्यूब्स में सेम हाइट पे थे। सेम हाइट। एक्सेलेरेशन अगर हम नहीं दें तो एक्सेलेरेशन की वजह से हाइट में डिफरेंस क्रिएट, है ना। एक्सेलरेट करेंगे तो सूडो फोर्स की वजह से हाइट में डिफरेंस, है ना। अगर मैं इसको रोक दूं, अभी भी ये 0 कर दूं, तो फिर से सेम लेवल पे है ना। जब स्टेशनरी कोई ट्यूब होता है तो सेम लेवल पे ही होता है। जो भी क्रिएट हो रहा है हाइट का डिफरेंस वो एक्सेलेरेशन की वजह से, है ना। तो रो ए बाई एल आपका आंसर, है ना। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का बेसिक प्रोसेस बेसिकली आपका ये है। और भी तरीके से आप कर सकते हो, आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो उसका। सर वो AL/G तो आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, देखो इससे आ रहा है नेगेटिव। नो सर पॉजिटिव ही आ रहा है। नेगेटिव वर्टिकल वाला डायरेक्शन से होगा, मैग्नीट्यूड ले लो आप इसको। कि हाइट का डिफरेंस जो होगा वो L by G, है ना। कि हाइट का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द AL, है ना। कि हाइट का जो डिफरेंस होगा वो आपका आ जाएगा। सही बात है, ρgx इंक्रीजेस इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बिल्कुल सही। देखो हम अपोजिट ले रहे हैं ना, अपोजिट ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव नहीं। एक्सेलेरेशन के अपोजिट प्लस होगा, एक्सेलेरेशन के अलोंग नेगेटिव हो जाएगा।
है ना, कि आप ध्यान रखना कि इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोई टैंक है ऐसा, इस तरह से आप इसको क्लियर कर लो कि टैंक में जैसे आपने इसको राइटवर्ड एक्सटेंड किया तो ये इस तरह से एंगल पे आ जाएगा, इस तरह से लिक्विड क्या हो जाएगा, एंगल पे आ जाएगा। अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो जब मैं एक्सेशन के अपोजिट जाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज, तो आप ले लोगे प्लस रो, और जब एक्सेशन के अलोंग जाएंगे हम तो प्रेशर डिक्रीज होगा, माइनस रो। जैसे हम नीचे जाते थे तो प्रेशर बढ़ता था, ऊपर जाते थे तो माइनस होता था, इसमें वैसे ही है कि एक्सेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर का इंक्रीज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कितने अमाउंट से होगा, रो ए एल से। सर और तो इसमें acceleration थीटा से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे सर? थीटा बात तो वही है बेटा, थीटा या तो थीटा ले लो या आप ये ले लो, प्रेशर डिफरेंस ले लो। थीटा क्या होगा इसमें भी, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है ये भी इस तरह से इंक्लाइंड होगा, इसमें इस तरह से ये इंक्लाइंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि बहुत थिन ट्यूब है ना, ये जो ट्यूब होती है वो थिन होती है, तो इसके इंक्लाइन का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप वैसे ज्वाइन कर सकते थे, अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो तो उससे भी आंसर आ सकता है। तो इसको अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, और ये एंगल जो थीटा होगी वही होगी जो हमने पहले पढ़ा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो आपकी a बाई जी होगी। हाँ, अगर मैं इस तरह से दोनों के सरफेस को ज्वाइन कर दूं तो इसका इंक्लिनेशन भी a बाई जी के इक्वल होगा, और ये बेस इसका L है ना, तो ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, h बाई एल के इक्वल। बात वही है, इससे वही चीज आती है, h की वैल्यू a l बाई जी होगी। तो एक सोल्यूशन तो इसका ये भी हो सकता है ना, कि आपने क्या किया, इसके इंक्लाइन को आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल हमेशा tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, और ये परपेंडिकुलर में बेस के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो सोल्यूशन इसका ये है। दूसरा सोल्यूशन मैंने ये बोला भाई, ये कई बार करना है फिजिबल नहीं होता है, तो दूसरा सोल्यूशन जो है वो ये, यहाँ प्रेशर इक्वेशन लिख, ये ज्यादा ऑथेंटिक है कि आप एक एंड से स्टार्ट करो, यहाँ से कहीं से भी नीचे गया प्रेशर बढ़ गया, प्लस कर दिया, एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, बढ़ गया प्लस रो एल आ गया। अगर हम उसके अलोंग जाते तो माइनस हो जाता, फिर हम ऊपर गए तो प्रेशर डिक्रीज हो, और सरफेस पे अगेन प्रेशर पी नॉट आ गया, पी नॉट कैंसिल, एच की वैल्यू आपकी है। दोनों सोल्यूशन सही है, चाहे तो आप ये सोल्यूशन यूज करो चाहे ये यूज करो, लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेबल है। बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन में इसको ही यूज करना चाहिए, है ना, ज्यादातर हम इसी का कंसेप्ट क्या करेंगे इसमें, दूसरा से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। सर I'll give one question, आप बताओ। सर h1 प्लस h टोटल हाइट होगी, उसके बीच में डिफरेंस भी तो होगा सर। अरे यार वही तो कर लो ना यार, क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, सर थोड़ा तो देखो ध्यान से। सर h तो वो हाइट है जो इनिशियल हाइट से जो इंक्रीज हुआ है। नहीं नहीं, वो हाइट नहीं है, फाइनल दोनों के लेवल का डिफरेंस है। इनिशियल तो मैंने बात ही नहीं की, इनिशियल तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ से नीचे गया यहाँ से ऊपर गया, ओके तो फाइनल डिफरेंस जो है वो है, इनिशियल लेवल तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ से नीचे लिक्विड गया यहाँ से ऊपर गया, यस सर। है ना, तो एच जो है ना फाइनल डिफरेंस, फाइनली जो डिफरेंस है वो नहीं, इनिशियल कहाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं। कि एक्सेलेरेशन के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी तो उस टाइम डिफरेंस इन हाइट है वो एच है ना, बात बताना, इनिशियल से हमको कोई मतलब नहीं। एक तो चीज आपकी, आई विल गिव वन क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, उससे आपको ये चीजें आ जाएंगी। हाँ, दिस क्वेश्चन विल ये कर लेगा आपको, दो क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर रोटेशन पे आ जाएंगे। इसके बेस की डायमेंशन 5 इंटू डी है, 5 लेंथ और डी इसकी विड्थ होगी, बेस की डायमेंशन 5 इंटू डी।
D is the width of the tank. L तो लेंथ है भाई, क्यूबिकल टैंक होगा ना, एक डायमेंशन, ये तो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, एक डायमेंशन अंदर की साइड पे तो होगी, वो डी है। सो इसमें सर एल कितनी दी हुई है? सो नीचे थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। 5 into D. 5 into D है बेटा, 5 into the length 5 है with D। बेस की लेंथ 5 है और विड्थ कितनी है D? 3 पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। हाँ, साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट। ना, ये भी सही नहीं है, सही नहीं है, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। आपके आंसर में डी नहीं आएगा, डी तो अब बाद में आएगा, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में। अब ऐसे समझो ना, मैंने बोला भाई कोई टैंक था, ये वाली लेंथ 5 है, ये विड्थ डी है, इसमें 1 मीटर हाइट तक लिक्विड है और टोटल हाइट टैंक की 2 मीटर है, तो आप इसको एक्सलेट करोगे, तो फर्स्ट पार्ट में कितना एक्सलेट करेंगे ताकि लिक्विड ओवरफ्लो नहीं हो, है ना। एक्चुअल में ऐसा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, फिगर में क्या बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। हाँ भव्या, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ कागरा जान, योर आंसर इज करेक्ट। विवेक, योर आंसर इज करेक्ट। अभी तक जो आंसर मैंने बताए थे उन्हीं के आंसर सही है।
फर्स्ट पार्ट का तो आंसर काफी लोगों ने सही पाया है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट देखते हैं। हाँ, Daksh, your answer is correct. Okay, I will explain this question, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ये आंसर सही नहीं है, मैं बता देता हूँ इसे। देखो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगेन मैं क्रॉस सेक्शन में आता हूँ, जैसे 3D में ना उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। बस आपको पता है कि इसके अंदर साइड में जो विड्थ होगी वो डी होगी। तो देखो जब ये रेस्ट पे था पूरा टाइम, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और ये इसने बोला है कि हाइट 1 मीटर है ना। अब हम इस पे एक्सलेट करेंगे, जब एक्सलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेवल राइज होगा और यहाँ से डिप होगा। रेस्पेक्ट सिर्फ राइज ही होगा, डिप नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना। तो अगर यहाँ पे राइज हो रहा है तो कहीं से डिप भी होगा, है ना। और ओवरफ्लो होने का मतलब है कि ये लिक्विड राइज होकर यहाँ पे जाना चाहिए, तभी तो यहाँ से बाहर निकलेगा ही। भाई इस एंड से डिप हो रहा है, इस एंड से राइट हो रहा है, तो किस एक्सप्रेशन पे जस्ट ओवरफ्लो होगा, मतलब यहाँ से लेवल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये 1 मीटर ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ से 1 मीटर ऊपर जाएगा तो यहाँ से 1 मीटर फिर नीचे भी आएगा, जो वॉल्यूम तो कंजर्व रहना है ना। तो फाइनली जब ओवरफ्लो होगा तो इसका शेप आपका ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर 1 मीटर लेवल लिक्विड ऊपर गया है तो यहाँ से 1 मीटर नीचे आएगा, ये वाला लिक्विड जो होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लिक्विड हटा दो, फाइनली लिक्विड में जो टैंक होगा इस पे लिक्विड आपका यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे होगा तो ओवरफ्लो होगा। बोला कि ऐसा होने के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी, तो फर्स्ट पार्ट आ गया। आपको पता है कि इस केस में अगर ये एंगल में थीटा ले लो तो हमेशा tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो a/g के इक्वल होती है, और इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, हाइट इसकी 2 हो गई और बेस कितना हो गया 5 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/5। वैसे tan थीटा इक्वल टू a/g होता है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पे अब लिक्विड पूरा ऊपर तक आ गया और यहाँ पे बॉटम तक पहुंच गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो जाएगा कि आपका 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, जिस एक्सप्रेशन पे ये होगा वो आपका हो जाएगा 2g/5। अगर g की वैल्यू मैं 10 ले लूं तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो जब तक एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होगी तब तक लिक्विड किसी दूसरे हाइट तक की 4 पे जस्ट ओवरफ्लो स्टार्ट होगा, और जैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी लिक्विड बाहर जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये आ गया कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सेकंड में ये बोल रहा है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 4 से बढ़ा के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूं, है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे इसने बोला है कि कितना लिक्विड बाहर निकल जाएगा। भाई अभी तक तो लिक्विड बाहर नहीं निकला है क्योंकि जस्ट ऊपर तक पहुंचा 4 तक, लेकिन 4 से जैसे ज्यादा करेंगे अब लिक्विड बाहर निकलना शुरू होगा। तो 10 पे कितना लिक्विड ओवरफ्लो है, मैं 10 पे क्या करूंगा, फिर से इसका डायग्राम बनाऊंगा। मैं सबसे पहले निकालूंगा कि एक्सीलरेटर एक्सलेशन की वैल्यू 10 है, तो उस टाइम इसका एंगल कितना होना चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, a/g, है ना। और अगर a की वैल्यू भी g के इक्वल है तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब उस टाइम एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा। फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना, कि वहां पे जो लिक्विड होगा उसका एंगल ये 45 डिग्री ऐसा होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया, बाकी लिक्विड सारा बाहर चला गया और ये लिक्विड सिर्फ इस टैंक में यहाँ तक बच गया। इफ इस केस में एक्सेशन की वैल्यू आपने कितनी ले ली है,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और आपको अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये हाइट तो आपको 2 मीटर पता ही है ना, ये वाली भी 2 मीटर हो जाएगी जहां तक लिक्विड होगा, तभी तो एंगल 45 डिग्री होगा। तो मतलब सिर्फ इतना लिक्विड बचा हुआ है टैंक में, तो हम ये निकाल सकते हैं कितना लिक्विड बचा हुआ है। तो सिंपल से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेनिंग इन टैंक। भाई टैंक में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो बचा हुआ है, उस वॉल्यूम को निकाल लेंगे। आपको पता है इसका एरिया तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट। हाँ लेकिन आपको पता है ये तो एरिया है ना, ये तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया। एक वॉल्यूम निकाला तो डी से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, इसका जो डी इस डायरेक्शन में है तो इनटू डी से आपने मल्टीप्लाई भी कर, यहां से 2 2 कैंसिल, जो वॉल्यूम बचा हुआ था वो आपका 2d मीटर क्यूब। इस टैंक में जो वॉल्यूम बचा होगा जब एक्सेशन इतना होगा तो 2d मीटर क्यूब से। वैसे वॉल्यूम था कितना, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम ले लूं, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम ये तो हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो आपका था 5 इंटू, है ना, 1 इंटू डी, 5 लेंथ थी, 1 हाइट था, डी विड्थ था, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो था वो 5d मीटर क्यूब। तो 5d मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम था, 2d मीटर क्यूब बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा। यहां से अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, वो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस में से ये आपका हो जाएगा 3d मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट का जो आंसर आ गया वो 3d मीटर क्यूब। कितना बचा हुआ है, पहले इतना था, डिफरेंस ओवरफ्लो हो गया। ये तो सेकंड पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट में तो जस्ट आपने ये निकाल लिया, सेकंड पार्ट ये आ गया। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर मैं थर्ड पार्ट की यहाँ पे बात करूं तो थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि हम लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देंगे, हमने टैंक को क्लोज कर दिया ऊपर से, है ना, कि टैंक को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। थर्ड पार्ट में है ना कि टैंक को टॉप से आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, टैंक इज क्लोज, है ना, कि टॉप से आपने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और उसके बाद हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या करेंगे, अगेन हम 10 रखते हैं, तो अब लिक्विड बाहर नहीं जा पाएगा ना भाई, 10 पे तो लिक्विड को बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन बाहर तो हम जाना नहीं कर, तो लिक्विड कहाँ जाएगा, इधर आएगा, है ना। तो जब ये इधर आएगा तो इसका जो शेप होगा, है ना, क्या ध्यान रखना, मैं इसका जब शेप बनाऊंगा आप इससे, तो लिक्विड एक्चुअली ओवरफ्लो हो गया तो इसका शेप ऐसा हो गया, एंगल 45 डिग्री पे आ गया। अब अगर हम टैंक को क्लोज करेंगे तो लिक्विड बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो ये लिक्विड का शेप आपका कुछ ऐसा होगा, लिक्विड इधर आ जाएगा और इसका शेप आपका कुछ ऐसा, है ना, लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा उसका शेप ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे लिक्विड आ गया पूरा, अब कोई भी लिक्विड बाहर नहीं निकला, मतलब अभी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो 5d मीटर क्यूब है। तो इसने बोला है कि अगर ऐसा हो जाए तो फ्लोर का कितना पोर्शन ये अनकवर्ड होगा, है ना। जैसे इस केस में तो 2 मीटर तक लिक्विड था, 3 मीटर अनकवर्ड, क्योंकि लिक्विड बाहर चला गया। अब लिक्विड अगर बाहर नहीं गया है तो फ्लोर का कितना पोर्शन जो होगा वो अनकवर्ड होगा, मुझे ये निकालना, व्हाट इज द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लिक्विड। तो आप थोड़ा ध्यान दो, एक्स निकालना है सर, एक्स निकालना है भाई, आपको जितना पोर्शन अनकवर्ड है एक्स वो कैलकुलेट करना है ना, इतने में तो लिक्विड है, एक्स की वैल्यू निकालनी है कितनी। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि अभी भी एंगल तो 45 डिग्री होगा ना, अभी भी वाला एंगल तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि उससे a बाई जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये कवर्ड करने से भी। तो अगेन एंगल 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो आप थोड़ा ध्यान दो, ये वाला जो लिक्विड होगा इसका अगर मैं वॉल्यूम लूं, ये वाला वॉल्यूम तो मुझे पता है कितना है, हाँ ये वॉल्यूम हम जानते हैं भाई, अगर ये चीज है तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका हो जाएगा 2d मीटर क्यूब, है ना। और आपको पता है ये हाइट अगर 2 मीटर है तो ये वाली चीज 2 मीटर होगी, है ना। इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं ना कि अगर एंगल 45 डिग्री है ये हाइट 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर हो जाएगी। अब आपको ये पोर्शन नहीं पता, ये पोर्शन का ये एक्स डैश कितना है ना, इस पोर्शन का ये एक्स डैश कितना है। एक चीज पक्की है, आप देखो
कि ये जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे है, तो ये जो वॉल्यूम है कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा, जो वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो नहीं हो पाया यहाँ पे है ना। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, इस पोर्शन का वॉल्यूम जो होगा, उस वॉल्यूम की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी 3D मीटर क्यूब, और इस 3D मीटर क्यूब से हम एक्सप्रेस निकाल सकते हैं ना, कितना होगा, क्योंकि हाइट तो 2 मीटर है, ये मुझे निकालना है, तो ये फर्दर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स डैश इंटू डी, है ना। ध्यान रखिए अब कोई वॉल्यूम बाहर नहीं निकला, उस पोर्शन का वॉल्यूम अगर 2D मीटर क्यूब था तो ये भी 2D मीटर क्यूब होगा, तो बचा हुआ का वॉल्यूम आपका 3D मीटर क्यूब तो होगा, जो ओवरफ्लो हो गया था वो यहीं पे लग गया, और इसका वॉल्यूम अगर हम लिखें 3D मीटर क्यूब तो ये इक्वल हो जाएगा हाइट टू बेस एक्स डैश और विड्थ जो होगी वो डी होगी, तो यहाँ से आपका डी कैंसिल हो गया, वैसे डी कैंसिल हो गया, एक्स डैश की वैल्यू आ गई, एक्स डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2 मीटर, और जैसे एक्स डैश आ गया एक्स की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि आपको पता है ये पूरा 5 मीटर ही तो था, तो हम लिखेंगे कि एक्स डैश प्लस 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 5 मीटर हो जाएगी, और एक्स डैश हम जानते हैं, तो अल्टीमेटली एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1.5 मीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट, जो पोर्शन अनकवर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, चलिए आपका 1.5 मीटर। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से आपको जानना कैसे मैंने सॉल्व किया, तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस वजह से। है ना, तो इसमें मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, जो tan थीटा इक्वल टू a/g होता है, वो आपको पहले से पता होता है जी इफेक्टिव के कंसेप्ट से। इसको लिख लो सर एंगल सेम कैसे रहेगा, ये कैसे पता चला? बेटा, कोई चीज चेंज तो हमने किया नहीं भाई, वेट उतना ही लग रहा होगा एलिमेंट पे dmg, और सूडो फोर्स भी dma ही लग रहा होगा, है ना। तो एंगल क्यों चेंज होगा, एंगल 45 डिग्री रहेगा ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो 10 ही है ना, अगर यहाँ पे 10 एक्सेलेरेशन में इसका एंगल 45 डिग्री है a/g से, अगर 10 एक्सेलेरेशन है तो एंगल तो 45 ही होगा, बाकी तो कोई चीज हमने चेंज की नहीं, बस जो ओपन था उसको कवर कर दिया, है ना, कि जो टैंक ओपन था उस टैंक को आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया। है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है। हाँ, थर्ड पार्ट में a इक्वल टू 10 की इक्वल है ना, थर्ड पार्ट में a की वैल्यू 10 के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में a निकालना था वो 4 निकाल दिया आपने, सेकंड पार्ट में a की वैल्यू जो है वो 10 है, और थर्ड पार्ट में भी कितना था, 10 ही था। सेकंड पार्ट में फर्क ये था कि टैंक ओपन था तो लिक्विड ओवरफ्लो हो गया, थर्ड पार्ट में डिफरेंस ये था कि लिक्विड का टैंक आपने क्लोज कर, तो ओवरफ्लो नहीं होके वहीं पे रहेंगे। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं एक इसी के जैसा एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज द फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशन, है ना। भाई हम यहाँ पे इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज द फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशन, फ्लूइड के टैंक को हम रोटेट करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज द फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशन। ये आपका, जैसे आपने एक्सलेट किया था, अब हम इसको रोटेट करते हैं, है ना, कि आपने क्या कर लिया, यहाँ पे कोई टैंक इस तरह से ले लिया, सिलेंड्रिकल टैंक है ना। अब ये टैंक जो मैंने लिया है ये कोई क्यूबिकल नहीं बल्कि कोई सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, ये आपका कोई सिलेंड्रिकल टैंक है ना, और इसमें आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया, है ना। लिक्विड की जो हाइट है ना वो आपको y0 ले, इसकी हाइट कितनी है, बेसिकली आपकी y0, है ना, इनिशियल हाइट ऑफ द लिक्विड कितनी है, बेसिकली आपकी y0। हम क्या करते हैं कि इसके एग्जैक्टली सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है,
और इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट होने पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा टाइम विद लिक्विड ओमेगा से क्या हो रहा है, जैसे कि आपका रोटेट करना है, हाँ, कि पूरा का पूरा टाइम ओमेगा से क्या कर रहा है, जैसे कि आपका ये रोटेट कर, है ना। आप इसके रेडियस को चार्ट ले सकते हो, ये जो टैंक की रेडियस है वो आर है, भाई जो सिलेंडर टैंक है तो बेस की रेडियस कितनी हो सकती है आपकी आर, और वाई नॉट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, और ये ओमेगा से रोटेट करना है। तो क्या होगा ओमेगा से जब ये रोटेट करेगा तो क्या कोई इसके सरफेस में चेंज आएगा, है ना, क्या कोई सरफेस में चेंज आएगा इसके, कि अगर ये ओमेगा से रोटेट करे तो नहीं, इसमें क्या सरफेस में किस तरह से चेंज आएगा, चेक करो जरा सा, है ना, कि भाई इसका सरफेस का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, क्या फ्लैट ही रहेगा या कुछ चेंज आएगा इसमें। हाँ, कोनिकल नहीं बोलते हैं वहां, बस ठीक बोल रहा हूं कोनिकल उसमें, हाँ, मतलब कोनिकल टाइप का कोनिकल बने, आपको पता है टाइप कि जैसे रोटेट करते हैं ना, किसी बकेट को आप रोटेट करो तो आप लोगों के वर्लपूल बीच में एक बनता डिप आएगा और साइड से लिक्विड बनेगा, तो भाई बीच में लिक्विड का डिप होगा और साइड से लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, वही आप कोनिकल टाइप का बोल रहे हो, कोनिकल नहीं, कोनिकल टाइप का, तो इसका जो शेप होगा लिक्विड का आपका इस तरह से हो जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब रोटेट करेगा तो उसमें सूडो फोर्स लगेगा, और वो सूडो फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो शेप होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। बाद में हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो इसका शेप बन रहा है ये पैराबोलिक शेप होगा, ये शेप कैसा होगा, बेसिकली आपका पैराबोलिक, हाँ, इसके क्रॉस सेक्शन का शेप होगा, वो शेप कैसा हो जाएगा, बेसिकली आपका पैराबोलिक, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, ये 3D होगा ना पूरी चीज, और रिवॉल्व भी कर रहा होगा, है ना, भाई 3D चीज होगी, कोई सिर्फ एक कोई कर्व थोड़ी है, ये तो हर तरफ होगा ऐसे, तो सिलेंड्रिकल टैंक है, 3D भी होगा और ये रिवॉल्व भी कर रहा है, सिंपल सा हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कि शेप ऑफ द सरफेस विल बी, shape of surface will be paraboloid of revolution, paraboloid of revolution, है ना, कि जो इसके फ्री सरफेस का शेप होगा वो पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन होगा, है ना, इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, सर आपका पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, पैराबोलाइड का मतलब है 3D हो गया और ये रिवॉल्व कर रहा होगा पैराबोलाइड, है ना, तो पैराबोला हम प्रूव भी करेंगे भाई शेप पैराबोलिक कैसे होगा, है ना। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जैसे लिक्विड का हाइट बढ़ेगा, यहाँ पे आप हाइट ले लो, y1 हो गया, y2 हो गया, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट हाइट होगी, इसको हम ऑरिजिन मान लें, तो ये हाइट सपोज आपने y1 ले, फिर पहले लिक्विड का जो हाइट था वो y0 था, और यहाँ से डिप हो गए, अब इसकी लिक्विड की हाइट यहाँ पे y1 होगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी हाइट कितनी होगी, इसकी आपकी y2, है। और मैं ऐसा लेता हूँ कि ये मेरा ऑरिजिन है, दिस इज x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस, और ये जो xy कर्व है ये पैराबोलिक है ना, कि ऑरिजिन है, ये x एक्सिस और y एक्सिस, और ये जो कर्व है वो कैसा है, जैसे कि आपका पैराबोलिक। तो आप पहले तो ये ध्यान दो कि ये ऐसा हुआ ही क्यों, भाई पैराबोला का शेप कैसे आ गया है, कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम है कि जी इफेक्टिव जो होती है वो फ्लूइड के परपेंडिकुलर होती है ना, कि कंसेप्ट यहाँ पे भी क्या है, जैसे कि आपका सेम है, ये जी इफेक्टिव होगी वो फ्लूइड के सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर, जैसा उसमें आपने यूज किया, है। सिंपल से आप ध्यान दो कि अगर कोई टैंक रेस्ट पे है ना, कि सपोज मैंने बोला कि यही टैंक आपका इस तरह से रेस्ट पे था, तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, क्योंकि जब रेस्ट पे होगा तो एक ही एक्सेशन लगेगा जी, और जी अगर एक्सेशन डाउनवर्ड लगेगा तो यही जी इफेक्टिव हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन इसमें जब रोटेट करेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेशन होगा, तो जी इफेक्टिव फ्लूइड सरफेस पे कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका कॉन्सेप्ट वही है कि जी इफेक्टिव should be perpendicular to fluid surface, fluid surface, ये जी इफेक्टिव होगी फ्लूइड सरफेस की कैसे होगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक एलिमेंट ले लोगे कोई,
जैसे पहले आपने लिया था, फ्लूइड का एक एलिमेंट आपने ले लिया, जैसे कि मास आपने ले लिया dm, और इसकी यहां से कोऑर्डिनेट जो है वो x है ना, इसके x कोऑर्डिनेट आपने x ले लिया है ना, भाई पूरा रेडियस कैपिटल आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट कितना ले लिया आपने, x ले लिया। तो आपको पता है इसके एलिमेंट में दो फोर्स लगेंगे ना, एक तो dmg लग जाएगा है ना, इसके ऊपर अगर हम फोर्स की बात करें तो एक तो इसका वेट होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा है ना, और बस अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी dm ओमेगा स्क्वायर x है ना, dmg नीचे लग गया, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, क्योंकि ये जो एलिमेंट रिवॉल्व करेगा इसका रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो तो सिर्फ x ही होगा, यहाँ पे आपने एलिमेंट चूज किया, तो dm ओमेगा स्क्वायर x आ गया। हम बोल रहे हैं इसी का रिजल्टेंट g इफेक्टिव होता है, यहाँ पे इन दोनों रिजल्टेंट फोर्स जो लग जाएगा वो mg इफेक्टिव होगा, और mg इफेक्टिव का यहाँ पे फ्लूइड सरफेस से जो एंगल होगा वो 90 होना चाहिए, फिर कभी भी फ्लूइड के टेंजेंट के अलावा तो कोई फोर्स लग नहीं सकता, फ्लूइड हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। अब यहाँ से सारी चीजें आ गई, अब मैं क्या करूं कि सपोज मैंने बोला भाई, बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ, यहाँ पे डीएमजी वेट लग गया, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, इसका रिजल्टेंट आपका डीएमजी इफेक्टिव, और ये वाला एंगल में कोई, ये वाला पूरा तो 90 है, लेकिन ये वाला एंगल में कोई थीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ से हम सेम वे tan थीटा लिख सकते हैं, कितना हो, अगर मैं यहाँ से tan थीटा लिखूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस dm ओमेगा स्क्वायर x बाय dmg, तो dm dm तो कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू इस केस में वही आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर x बाय, वही a बाय g ये भी है, a की जगह पे ओमेगा स्क्वायर x आ गया बाय g आ गई, हाँ, तो वो एंगल अगर हम tan थीटा लिखें तो tan थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय g आ गई, ओमेगा स्क्वायर x बाय g, और अब इस बात है ये एंगल तो चेंज होता रहेगा ना, ये x चेंज होगा, अगर x चेंज होगा तो ये एंगल भी चेंज होता रहेगा, इसी को एक कर्व, अदरवाइज तो स्ट्रेट लाइन होता ना, अगर x चेंज होगा तो एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा, तो ये इसलिए कर्व है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलस याद करते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं जिस पॉइंट पे आपने एलिमेंट लिया है, ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, अब इसी के tan थीटा को हम बोल सकते हैं कि दिस इज सिंपली स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये tan थीटा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, है ना, ये tan थीटा होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और आपने कैलकुलस में पढ़ा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो dy by dx होता है, dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g, है ना, तो मेन रिलेशन यही आ गया कि भाई dy by dx की वैल्यू इस केस में क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर x by g होती है। अब यहीं से हम y और x में रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, तो इसी को इंटीग्रेट कर दो आप, तो dy इक्वल टू आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x by g into dx, तो जब x की वैल्यू 0 थी, हाइट y1 था, और किसी x पे आपको हाइट y निकालनी, यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि y माइनस y1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, है ना, तो यहाँ से y एज ए फंक्शन ऑफ x आपका ही आ जाएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा y1 प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। आप देखो ये किस चीज की इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, ये किस चीज की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c, ये तो इक्वेशन है कि y इक्वल टू सम कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस c, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो यहीं से मुझे पता चला कि इसका शेप पैराबोलिक होता है, पहले तो मुझे नहीं पता था, बोला ना कोनिकल जैसा होगा, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता है क्योंकि x चेंज होगा तो ये स्लोप भी चेंज होगा, तो जो भी होगा वो कर्व होगा, वो कर्व पैराबोलिक ही क्यों होगा, आपने पैराबोलिक की इक्वेशन प्रूव की कि y और x में जो रिलेशन है वो पैराबोलिक, में जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, सर आपका पैराबोलिक, तो ये मेन चीज है, आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है।
ये तो जस्ट मैंने इलैबोरेट किया। भाई जब भी इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका स्लोप जो होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी के क्या होगा, इक्वल है। किसका स्लोप किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी के क्या हो जाएगा, इक्वल है। अगेन अब यहाँ पे भी प्रेशर के कंसेप्ट आ गया है ना, कि भाई यहाँ पे भी कंसेप्ट किसका आ गया, जैसे कि आपके प्रेशर है ना, क्योंकि अब आपको पता है कि जब रिवॉल्व करेगा तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की हाइट सबसे कम है, यहाँ प्रेशर सबसे कम होगा। जैसे जैसे हम राइटवर्ड जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ का प्रेशर अगर मैं P1 ले लूं एकदम ऑरिजिन पे, और यहाँ का प्रेशर अगर मैं P2 ले लूं, आई कैन सर्टेनली से कि P2 विल बी मोर देन ग्रेटर देन P1। P2 इज ग्रेटर देन की वजह से कि आपका P1, क्योंकि जैसे जैसे हम राइटवर्ड जाएंगे लिक्विड की हाइट बढ़ रही है, तो बेस पे हर जगह प्रेशर सेम नहीं होगा, बल्कि P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा। अब कितनी ज्यादा होगी ये कैसे निकालें, P2 एंड P1 का डिफरेंस क्या होगा। मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो dy by dx था ना, dy by जो dx था, इसकी वैल्यू अभी आपने लिखी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। ये dy by dx क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x चेंज होगा y में भी चेंज हो रहा है, तो दिस इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। हम निकालना चाहते हैं कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, हाँ, कि हम ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x। मैं क्या करूंगा, इसके दोनों साइड को रोजी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी हाइट को रोजी से मल्टीप्लाई करके प्रेशर तो आता है रोजी से। अगर h हाइट का कोई लिक्विड है, रोजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ dy हाइट की वजह से कितना प्रेशर चेंज है, रोजी से मल्टीप्लाई करके प्रेशर में चेंज आएगा। ऑप्शन ध्यान दो, ये जो रोजी इंटू dy होगा, इसको हम लिख सकते हैं dp बाई dx, और यहां से g वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये फर्दर इक्वल हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर। दो रिलेशन आ गए, दिस इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ हाइट किस फंक्शन से चेंज, एंड दिस इज द चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसको इंटीग्रेट करके हाइट का रिलेशन आ जाएगी, और इसको इंटीग्रेट करके प्रेशर रिलेशन आ जाएगी। अगर मुझे निकालना है इस P2 एंड P1 में क्या डिफरेंस होगा, मैं कुछ नहीं ऐसा लिखूंगा, dp इक्वल टू हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी, और दो साइड में इंटीग्रेट कर दूंगा। जहां पे x की वैल्यू 0 थी वहां का प्रेशर P1 था, यहाँ का प्रेशर 0 थोड़ी है, इसके ऊपर तो लिक्विड है कुछ। और आपको निकालना है जहां x की वैल्यू r हो जाए, रेडियस, वहां पे प्रेशर P2 की वैल्यू कितनी है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। भाई P2 माइनस P1 की जो वैल्यू होगी वो आपका आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। हाँ, प्रेशर डिफरेंस जो दोनों पॉइंट का होगा वो इंटीग्रेट करके इसके इक्वल है ना। तो ध्यान रखना इसमें दो चीजें आ गई, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जब भी हाइट को रिलेट करना होगा तो इसको हम इंटीग्रेट, और चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू dp बाय dx रो ओमेगा स्क्वायर x, हाँ, कि क्या गया जैसे कि आपका रो ओमेगा स्क्वायर x, प्रेशर को रिलेट करना होगा तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसी दोनों रिलेशन से हम न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशन, है ना, सर्कुलर मोशन यूज होता है इसमें। हाँ सही बात है, इसमें इंक्लाइन सही बोला आपने, सबने सही बोला था, कोनिकल टाइप, सही बात है बिल्कुल। कोनिकल टाइप से अब आपके पास शेप आ गया, पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन होगा, 3D पैराबोला जो कि रिवॉल्व कर, उसी को हम बोलते हैं पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन।
और देखो ये डीपी बाई डीएक्स कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है ये कि सब केस में सेम ही तो आया है ना। आप थोड़ा ध्यान दो, इसने बोला एक्स के साथ प्रेशर में चेंज, आपने सबसे पहले ये पढ़ा था डीपी बाई डी एच इक्वल टू रो जी, इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर विथ हाइट, प्रेशर विथ हाइट या विथ डेप्थ। भाई डेप्थ के साथ प्रेशर ऐसे तो चेंज होता है, डी बाई डी एक्स रो जी के इक्वल होता है ना, क्योंकि इसमें जी एक्सेशन लगता है। फिर आपने पढ़ा डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ए, this is the change in pressure due to acceleration, due to acceleration, है ना। और अभी आपने सेम चीज यही पढ़ ली कि भाई जो डीपी बाई डी एक्स होगा ये आपका हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू रोटेशन, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू रोटेशन, है ना। और ध्यान दो डेप्थ के साथ एक्सेलेरेशन की वैल्यू जी होती है तो रो जी से मल्टीप्लाई होगी, एक्सेलेरेशन की वजह से रो ए से मल्टीप्लाई होगी, रोटेशन में एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स तो होता है तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी। तो तीनों चीजें एग्जैक्टली आइडेंटिकल, रो को हमने एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई किया, जी से ए से ओमेगा स्क्वायर। सर लेकिन सेकंड वाले केस में हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं ना कि Horizontal. क्या प्रेशर में चेंज होगा। वही तो एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स का लिखने का मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, जब मैं एक्स लिख रहा हूँ मतलब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल तो ले रहे हैं। तो भाई इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे चेंज होगा, राइटवर्ड प्रेशर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं। तीनों सेम चीज है, आप देखो बस एक्सटेंशन का नेचर चेंज हुआ, जी ए ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्चुअली इसमें क्या है, रो जी भी कांस्टेंट है तो सीधे एस से मल्टीप्लाई कर, इसमें रो ए कांस्टेंट है तो सीधे हम एल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें अब आपको पता है कि ये चीज वेरिएबल है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तीनों चीजें ऑलमोस्ट क्या हो आपकी सेम। तो कई क्वेश्चंस में ये यूज होगा। एक थोड़ा सा मुझे बताना था आपको, वैसे हो सकता है आपको इसकी नॉलेज होगी कि जो पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन होता है ना, भाई इसमें अगर हम बात करें पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो यहाँ पे अब यूज होंगी, है ना। इफ आई टॉक अबाउट द पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन, पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से अगर कोई टैंक है, इसी को हम बोल रहे हैं पैराबोलाइड ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसा। तो आपने बोला था कि इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड जो था वो वाई नॉट हाइट पे था, है ना, और इसको और टैंक के ऊपर भी कर लिया, है ना। तो हम ये बोलते हैं, और यहाँ पे अब लिक्विड का शेप ऐसा हो गया, सब कुछ 3D है, ये वाली हाइट हो गई y2, है ना, और ये वाली जो सबसे लोएस्ट हो गई ये आपकी हो गई y1। तो ये y1 y2 और y0 में इक्वेशन है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, जो y0 होता है ये y1 प्लस y2 by 2 क्या है। पैराबोलॉइड रिवोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि लोएस्ट हाइट अगर इसकी y1 है, ये वाला पोर्शन y2 है और इनिशियल y0 था जब ये रोटेट नहीं कर रहा था, हाँ, रोटेशन की वजह से सारी चीजें हुई हैं, तो y0 की वैल्यू y1 by y2 by 2 थी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, कई बार यूज होता है उसको। अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो तो आपको आ जाएगा मैथ्स में। हाँ?
एक्चुअली ये दोनों वॉल्यूम सेम होते हैं, हाँ, ये नीचे वाले वॉल्यूम का आप छोड़ दो, तो एक वॉल्यूम जो लिक्विड है जिसमें ये वाला, और एक वॉल्यूम जो ये खाली है, जितना खाली वॉल्यूम उतने लिक्विड है, हाँ, जो एयर है उसका वॉल्यूम यहाँ पे, ये बगल में जो लिक्विड होता है दोनों के इक्वल, उससे से ये चीज होती है। हम इस तरह से कर सकते हैं। So this is known as a rotation. I will give one numerical based on this rotation concept. उसको फिर से click करो। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो हेलो बोलो। सर। हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ। सर जब आपने प्रेशर डिफरेंस बताया था इसमें फ्लूइड सब्जेक्टेड टू रोटेशन, सर उसके बाद आपने क्या बताया था? सर मेरे यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। प्रेशर डिफरेंस से बताया था, उसके बाद मैंने बस वही प्रेशर डिफरेंस से लिख दिया। उसके बाद नई चीज, उसके बाद मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वाली हाइट y1 है, ये वाली हाइट y2 है ना, और इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड अगर y0 नीचे था, तो y0 की वैल्यू y1 plus y2/2, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोलॉइड। प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट जो होती है मुझे होता है,